हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले मैं आपसे एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि आज मैं 3 वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। हमारा जो आज का टॉपिक होगा ये होगा कि हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है। दूसरा टॉपिक इसके अंदर ही होगा कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है। जो मेरी कल की वीडियो होगी उस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम वैल्यू को बताएंगे कि ये वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू इतने ओम है या इतने किलो ओम है या जो भी। तीसरी जो वीडियो होगी मेरी, वो वीडियो होगी ओम्स लॉ पर। ठीक है, ओम्स का जो नियम है उस ओम्स के नियम पर तीसरी वीडियो हमारी होगी। तो ये जो टॉपिक है 3 वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। अब देखिए, एक एक करके हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा, ये टॉपिक होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड व्हाट आर इट्स लॉज। मतलब कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है और इसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के नियम क्या हैं। ठीक है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। आप लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हर जगह देखते होंगे, लगे रहते हैं। ठीक है, ये मैं वायर की इमेज दिखा रहा हूँ, इसका भी यूज़ आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे आज के जो टॉपिक्स हैं हम उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, ये हमारा आज का टॉपिक फर्स्ट है। और दूसरा टॉपिक है हमारा व्हाट आर द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के क्या नियम हैं। ठीक है जी, तो 2 नियम हो गए आपके। एक हो गया व्हाट इज रेजिस्टेंस, सेकंड हो गया लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम पहले एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। सबसे पहले कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, इस टॉपिक पे हम चलते हैं। तो रेजिस्टेंस दोस्तों क्या होता है, इसको मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि आपको रिलेट बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो इस टॉपिक में हम ले लेते हैं एक, इस तरीके से हमने, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार पानी की नल वगैरह या फिर पानी के पाइप गड़े हुए होते हैं ना, तो उसी टाइप से एक पानी का पाइप समझ लो आप इसको। ठीक है, ये एक पानी का पाइप हो गया। इस पाइप के अंदर हमने 2 छेद कर दिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये कंपैरिजन के लिए मैंने जो किया हुआ है, ये कंपैरिजन के लिए है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ से पानी ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये ग्रीन कलर में पानी आ रहा है इधर से, और ये पानी जो है ये कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। ठीक है, पानी बीच में रुकेगा नहीं, कंटिन्यू आता रहेगा। मान लीजिए इसको टनल है या जो भी है, किसी भी तरीके से हम पानी इसमें सेंड कर रहे हैं। अब ये पानी अगर यहाँ पे हमने इसमें छेद कर दिया तो इधर भी जाना चालू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इधर भी जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है, ये पानी जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टनल नंबर 1 है ऊपर वाला, और ये हमारा टनल नंबर 2 है। मतलब इसमें जो 2 टैप मान लो या 2 कुछ भी, हमने एक रास्ते बना दिए पानी को फ्लो होने के लिए। अब मान लीजिए कंडीशन ये है कि अगर हम बाई चांस एक काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ, ये जो ऊपर नंबर 1 है, इस नंबर 1 में कुछ कंकड़ पत्थर डाल देते हैं इस तरीके से। जब हमने ये कंकड़ पत्थर डाल दिए रेड कलर वाले, तो इससे क्या हुआ, मतलब दोस्तों आपको एक चीज़ बताओ, आपको ऊपर वाले में से पानी कम नज़र आ रहा होगा, ग्रीन कलर वाला पानी कम नज़र आ रहा होगा। नीचे वाले जो 2 नंबर है उसमें पानी आपका कंटिन्यू फ्लो कर रहा है। जो 1 नंबर है उसमें आपके ईंट पत्थर बीच में आ गए, और ईंट पत्थर आने की वजह से आपका क्या होगा, पानी का फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, पानी का फ्लो कम हो जाएगा, मतलब ये जो पत्थर डाले हैं ये एक तरह से पानी के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं। समझ में आया आपको, पानी के रास्ते में रुकावट पैदा जो कर रहे हैं, इसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब टू अपोज द फ्लो, फ्लो को अपोज करना है। अब दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस ही हुआ, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में करंट फ्लो करती है। जैसे यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है, वहाँ पे करंट फ्लो करती है। उसका भी हम बना लेते हैं डायग्राम। ये देखिए, सपोज ये हमने ले लिया, ये इस तरीके से एक कंडक्टर था हमारा। ठीक है, अब इस कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगी। करंट किस फॉर्म में होती है, रेजिस्टेंस, सॉरी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। तो ये सपोज हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फ्लो कर रहे थे। ठीक है जी, अब इस रेजिस्टेंस के आने से क्या होगा वो हम देखेंगे अभी। ये हमारे इस तरीके से क्या था, करंट फ्लो कर रहा था इसके अंदर से। अब दोस्तों ये करंट फ्लो कर रहा है, अभी थोड़ा सा और इसमें डार्क कर देते हैं, क्योंकि करंट फुल कैपेसिटी में अभी के लिए फ़्लो कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी नहीं है। लेकिन अभी होने वाला क्या है देखिए,
अभी हमने कुछ क्या किया यहाँ पे, कुछ रेजिस्टेंस ला के बीच बीच में ऐसे रख दिया है, ठीक है। ये एक समझाने का तरीका है, ठीक है। इस तरीके से नहीं होता है रेजिस्टेंस जैसे मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये समझाने का तरीका है। मान लीजिए अभी हमने ये रेजिस्टेंस के कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब ये देखिए रेजिस्टेंस हमने बीच में डाल दिया, तो अब क्या होगा, अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इससे टकराएंगे आके, ठीक है। टकरा के और क्या करेंगे, अपना रास्ता इधर उधर भटकाएंगे, ठीक है। जब रास्ता अपने इधर उधर भटकाएंगे तो उस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो में कमी आएगी। इलेक्ट्रॉन्स उस रेट से फ्लो नहीं कर पाएंगे जिससे वो फ्लो करना चाहिए था। तो इस वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही क्या बोलते हैं, हम करंट बोलते हैं, ठीक है। आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है जी। डी क्यू बाई डी टी मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब ये जो हमारा चार्जेस हैं जो इधर फ्लो कर रहे थे, उनका रेट हो गया कम, मतलब अब कम स्पीड से फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि बीच में टकराना शुरू हो गया रेजिस्टेंस के साथ। जब टकराएंगे तो ऑब्वियसली करंट कम हो जाएगा, ठीक है, स्पीड कम हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, करंट का फ्लो कम हो गया, या चार्जेस का फ्लो कम हो गया है, जिस वजह से करंट भी यहाँ पे कम हो गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अभी हमने जो बनाया था पाइप, उस पाइप के अंदर हमारे अगर नॉर्मली रेजिस्टेंस ये करंट फ्लो कर रहा था, जो कि चार्जेस का फ्लो होता है, तो चार्जेस फ्लो कर रहे थे ईजिली। लेकिन अगर हम इसके बीच में एक रेजिस्टेंस, एक रुकावट बीच में डाल देते हैं, तो उससे करंट हमारी कम फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये जो रुकावट है, रुकावट को ही बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। और ये ऐसा नहीं है कि हमें अलग से कुछ ला के उसमें ऐड करना होता है। हर एक कंडक्टर का, चाहे वो कोई कॉपर का कंडक्टर हो, चाहे वो एल्यूमिनियम का कंडक्टर हो, चाहे वो सिल्वर का कंडक्टर हो, हर एक कंडक्टर का एक अपना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो रेजिस्टेंस हमें एक्सटर्नली कनेक्ट करना होता है। जहाँ पे एप्लीकेशन है वो हमें एक्सटर्नली कनेक्ट करना होता है, ये वाला, ठीक है। जो मैंने आपको इमेजेस दिखाई है, ये हमारा ये भी रेजिस्टेंस है, ये हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जैसे ये आपको दिख रहा है, ये आपका कॉपर का कंडक्टर है, ये भी आपका कॉपर का कंडक्टर है। तो कॉपर का कंडक्टर है तो इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। हर एक कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, चाहे कोई भी मटेरियल ले लो आप, चाहे आप एल्यूमिनियम लो या सिल्वर लो या कॉपर लो या कोई भी अदर मटेरियल लो, सबका अपना एक रेजिस्टेंस होता है। सबके अंदर से करंट सेम फ्लो नहीं करेगी। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि हम लोग किसको प्रेफरेंस देते हैं, कॉपर कंडक्टर को, ठीक है। कॉपर को सबसे ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम को हम बोलते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो कॉपर को हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्यों, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस सबसे कम है, ठीक है, इनमें, इनके रेस्पेक्ट में, सिल्वर के रेस्पेक्ट में नहीं। सिल्वर का तो सबसे कम होता ही है, कॉपर से भी अच्छा कंडक्टर है सिल्वर, लेकिन कॉपर का ही रेट इतना हाई है, तो सिल्वर का रेट कहाँ, आप लोगों ने देखा है ना चांदी का रेट कितना होता है, तो चांदी को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो तो हमारा हाई रेंज के कंडक्टर में चला जाता है। तो हमारा कॉपर और एल्यूमिनियम जो है ये हमारे रहते हैं लो रेंज में, जो जिनको हम यूज़ कर पाते हैं। तो इनमें से हमारा जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है वो कॉपर का कंडक्टर ही रहेगा, क्योंकि कॉपर के कंडक्टर में हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू रहती है कम, और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो उस केस में हमारा लॉसेस भी कम होंगे। अब ये लॉसेस कहाँ से आ गए बीच में, ठीक है। तो लॉसेस आता है हमारा, एक थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ, बाकी लॉसेस मैं आपको कोई और वीडियो बना के बताऊँगा। हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर एक लॉस होता है आई स्क्वायर आर लॉस, ठीक है। आई स्क्वायर आर मतलब इसको हम कॉपर लॉस भी बोलते हैं या हीट लॉस भी बोलते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, आप अपने चार्जर को अगर मोबाइल चार्ज करने के लिए लगा देते हैं तो कुछ टाइम बाद चार्जर आपका हीट हो जाता है, उसका रीज़न यही आई स्क्वायर आर लॉस होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे जो भी आपने इक्विपमेंट यूज़ करते हो, उस इक्विपमेंट के अंदर कुछ टाइम बाद वो हीट करने लगते हैं। तो जिसका जितना हाई रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा उसके अंदर हीट फ्लो होगी, और जितनी ज़्यादा हीट होगी उतना ज़्यादा उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, इंसुलेशन ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसीलिए हमें क्या है, कम से कम रेजिस्टेंस वाले ही कंडक्टर को यूज़ करना है, ठीक है जी। समझ में आ गया आपको। अब ये रेजिस्टेंस ऐसा तो नहीं है कि हम अलग से लगा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया ये अगर रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हमें एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए लगाना होता है, लेकिन पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अलावा हमारे कॉपर या एल्यूमिनियम या जो भी मटेरियल हैं, सभी मटेरियल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बता देता हूँ। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ये होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए। अब ये रो एल डिवाइडेड बाई ए में रो क्या है, रो होता है दोस्तों रजिस्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी।
ये होता है हमारा रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी के साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एल। एल इज़ द लेंथ, ठीक है जी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और ए क्या होता है हमारा, ए इज़ द एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है जी। तो आपको रो हो गया हमारा, रो इज़ द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और मटेरियल मतलब जो भी हमारा, चाहे वो कॉपर मटेरियल हो, चाहे हमारा कोई और मटेरियल हो, एल्यूमिनियम हो, सिल्वर हो, सबका एक रजिस्टिविटी होती है जो कि उसकी फिक्स वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि वो मटेरियल में कुछ और कर रहे हैं हम तो चेंज हो जाएगी। हाँ, टेम्परेचर के साथ बिल्कुल रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो वो भी मैं आपको रूल बता देता हूँ। रेजिस्टेंस जो है वो हमारा टेम्परेचर के साथ वाकई चेंज होता है। और रेजिस्टेंस की जो फॉर्मूला है यहाँ पे, आर टी इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब दोस्तों ये क्या है, आर नोट हमारा है रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल या मटेरियल एट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, आर नोट हो गया। 1 ऐड करना है, अल्फ़ा इज़ द टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा टी क्या है हमारा, डेल्टा टी मतलब कि T2 माइनस T1। T2 मतलब क्या हो गया हमारा, जो अभी करंट टेम्परेचर है। T1 क्या है हमारा, जो पहले टेम्परेचर था, ठीक है। तो यहाँ पे आर टी इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये हमारा रेजिस्टेंस का यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसमें हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ हमारा रेजिस्टेंस वेरी करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है हमारे नियम क्या है रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हम लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है जी। रेजिस्टेंस के क्या क्या नियम है, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट हैं, ठीक है जी, 1, 2 और ये 3। पहला हमारा है रो से रिलेटेड, दूसरा हमारा एल से रिलेटेड और तीसरा है हमारा ए से रिलेटेड, ठीक है जी। तो अब रो, एल और ए तीनों से क्या क्या हैं ये रिलेटेड चीज़ें हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा हो गया रो। रो को मैंने क्या बताया था आपको, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी जो है दोस्तों, ये रजिस्टिविटी हमारी कांस्टेंट होती है हर एक एलिमेंट की। चाहे वो हमारा कॉपर होगा तो कॉपर मेटल की अलग होगी, और अगर हमारा एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम की मेटल की अलग रजिस्टिविटी होगी। तो हर एक मटेरियल की एक अपनी अलग रजिस्टिविटी होती है और ये कांस्टेंट होती है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एल। एल क्या है, एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब दोस्तों इसका क्या रोल है, देखो मैंने आपको क्या बताया, आर इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। इससे क्या पता चलता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ कि अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे साथ में रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। कंडक्टर जितना लेंथ होती चली जाएगी, जितना लंबा कंडक्टर होगा, जितना बड़ी वायर होगी, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतनी ही ज़्यादा करंट के पाथ में रुकावट आएगी, ठीक है। इसीलिए हम लेंथी कंडक्टर को प्रिफर नहीं करते हैं। हमेशा इक्विपमेंट्स को पास पास रखना चाहिए जिससे कि उनके बीच में कम से कम वायर लगे, कम से कम हीट लॉस हो, कम से कम रेजिस्टेंस हो, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट तीसरे नंबर का, वो है हमारा रेजिस्टेंस इज़ 1/A के प्रोपोर्शनल है। मतलब कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद एरिया, ठीक है। मतलब अगर हम कंडक्टर का एरिया बढ़ाएंगे तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी, उसके अंदर करंट कैपेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम एसी का वायर यूज़ करते हैं तो एसी चलाने के लिए जो हम वायर यूज़ करते हैं उस एसी के वायर की मोटाई ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्क्वायर एमएम का वायर होता है, ठीक है। एरिया को हम स्क्वायर एमएम में मेजर करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे हम 1 स्क्वायर एमएम यूज़ करते हैं, कहीं पे हम 4 स्क्वायर एमएम यूज़ करते हैं, कहीं पे हम 8 स्क्वायर एमएम यूज़ करते हैं, कहीं पे हम 16 स्क्वायर एमएम यूज़ करते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन करंट रिक्वायरमेंट। करंट कितनी उसको ज़रूरत है उसके हिसाब से होता है। करंट जितनी ज़्यादा चाहिए होगी उतना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा रखना पड़ेगा जिससे कि रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे कहानी यही है कि हमारा जो रजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट होती है, हर एक मटेरियल की अपनी अलग होती है। दूसरी बात, रेजिस्टेंस हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ जाएगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा उतना कम रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो हमारी करंट उतनी ही ज़्यादा फ्लो करेगी। तो यही हमारे 3 नियम थे इसके रेजिस्टेंस के। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट बचा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा हमें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपको कल ही हम आपको एक वीडियो शेयर कर देंगे। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आपको सारी वीडियोस टाइम पे मिल सकें। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।